हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का कंपाउंड का लेक्चर नंबर 9 का वीडियो बनेगा। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखा। आज हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बात समझ में आ रहा है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यह बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। इंटरमीडिएट में इंपॉर्टेंट तो है ही, बीएससी सेकेंड ईयर में इस पर शॉर्ट नोट्स सीखने के लिए आता है, तो आपको नोट्स मिल जाएगा। नोट्स की चिंता मत करिएगा, केवल आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझना है। बात समझ में आ रहा है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि थोड़ा डिटेल में जाके समझाने वाला हूँ, जिससे आपका फ्यूचर में भी काम आए। ठीक है, और देखते हैं। अक्सर आप लोगों ने आइसोमेरिज्म में, आप लोगों को ऑर्गेनिक में पढ़ाया गया होगा कि ऑर्डिनरी लाइट, यह फिगर एग्जाम में आप बनाएंगे। ठीक है, मैं नोट्स में नहीं बना पाया हूँ, भूल गया हूँ। ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट को जब हम पोलराइजर किससे, या निकोल प्रिज्म, यह क्या हो गया, पोलराइजर हो गया। ठीक है, पोलराइजर से पास कराते हैं। जब हम ऑर्डिनरी लाइट को किससे पास कराते हैं, बहुत ध्यान से देखना, आज वीडियो बहुत स्लो पढ़ना है। जब हम ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइजर से पास कराते हैं, तो पोलराइजर से जब हम पास कराते हैं तो यह ऑर्डिनरी लाइट किस में कन्वर्ट हो जाता है, बोलो। एक मिनट रुक जाओ। यह कन्वर्ट हो जाता है प्लेन पोलराइज लाइट, किस में, प्लेन पोलराइज लाइट, किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लेन पोलराइज लाइट। और जब इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम पास कराते हैं पोलैरीमीटर, किससे पास कराते हैं, पोलैरीमीटर। ठीक है, तो पोलैरीमीटर में कोई कंपाउंड है, ए मान लो, एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई कंपाउंड ए है। तो अगर प्लेन पोलराइज लाइट को हम इस पोलैरीमीटर से क्रॉस कराएंगे तो कंपाउंड ए के पास एबिलिटी होगी कि इस प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दे, या प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यह दो होगा, जो क्लॉकवाइज होगा उसको हम बोलेंगे डेक्स्टो रोटेटरी। अभी सब लिखवाऊंगा मैं, क्या बोलेंगे, डेक्स्टो रोटेटरी, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी फॉर्म से। और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको बोलते हैं लीवो रोटेटरी, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यल फॉर्म से। बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि डी और एल एक दूसरे के आइसोमर होंगे, और वह कौन से आइसोमर होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ तक आप पढ़ते आ रहे हो इंटरमीडिएट से, मेरी बात समझ में आ रहा है। और जिस कंपाउंड के पास यह एबिलिटी होती है, या जो ताकत होती है, या जो उसके पास वो क्षमता होती है कि प्लेन पोलराइज लाइट को या तो वह क्लॉकवाइज रोटेट करे या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, डेफिनेशन पूछता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, दोज कंपाउंड विच हैज एबिलिटी टू रोटेट प्लेन polarized light either clockwise or anti-clockwise, this compound is known as optically active compound. Okay, and those compound which is not able, which is unable to rotate plane polarized light either clockwise or anti-clockwise is known as optically inactive compound. ठीक है, सब नोट्स में मिलेगा आपको, optically inactive compound। ठीक है, यहाँ तक तो आप पढ़ते आ रहे हो, लगातार पढ़ रहे हो। ठीक है, कि ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म या पोलराइजर से पास कराते हैं तो वह प्लेन पोलराइज लाइट में, ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइजर से पास कराते हैं किसमें चल जाता है, प्लेन पोलराइज लाइट में। फिर उसको पोलैरीमीटर से, मीटर छूट गया है, पोलैरीमीटर से क्रॉस कराते हैं तो डी फॉर्म या यल फॉर्म में वह रोटेट कर देता है। तो उस कंपाउंड के पास एबिलिटी होती ऑप्टिकली एक्टिव शो करने के लिए, और वह क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यह फिगर आपको बनाना है, नोट्स में दिया हूँ मैं, जहाँ मैं नोट्स लिखवा दूंगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बाद, जहाँ आपको नोट्स मिलेगा। मैं फिगर बनाना भूल गया, ये फिगर बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिगर बनाने के बाद, फिगर पहले बना लो। ठीक है, कपड़ा का गया,
अब देखो, जनरली केमिस्ट्री के टीचर या जो भी टीचर होते हैं वो सीधे कहते हैं कि जिस लाइट का वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में होता है उसको हम ऑर्डिनरी लाइट बोलते हैं, और जिसका केवल एक ही प्लेन में होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यही बोलते हैं। आखिर इससे इसमें कन्वर्ट होने में क्या होता है उसको भी थोड़ा देख लिया जाए। क्या कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ तक केमिस्ट्री ही है, यहाँ यही केमिस्ट्री है, लेकिन हम थोड़ा सा ही बताना चाहते हैं जिससे आप और डीपली जाएं और लगे कि आप ठीक से पढ़ रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पता हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड पता हो गया। अब मैं यह बताने जा रहा हूँ, यह मैं लिखवाऊंगा नहीं, इन नोट्स में है कि कैसे ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है, कैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं। देखो थोड़ा समझते हैं। लाइट, ठीक है, यह लाइट सन से आए, यह लाइट बल्ब से आए, यह लाइट दिया सलाई से आए, यह लाइट मोमबत्ती से आए, टार्च से आए, मतलब एनी सोर्स ऑफ लाइट, कहीं से भी लाइट आ रही है। बात समझ में आ रहा है? तो जितनी भी लाइट होती हैं एक्चुअली क्या होती हैं, इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। क्या होती हैं? जितने भी लाइट होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। आप कहोगे सर माचिस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे आएगा? तो माचिस जब चलाओगे तो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी फास्फोरस होगा तो उसी में तुरंत वो एटम में चेंज होगा, एटम में वह चेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब आयन होगा तो आयन क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड। तो कहने का क्या मतलब है कि जितनी भी लाइट्स होती हैं वह क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बेटा केमिस्ट्री में बहुत डीप में जा रहा हूँ, ठीक है ना। जितनी भी लाइट्स होती हैं वो होती क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब इसमें दो चीज़ होगा, एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, एक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब देखो होता क्या है, जब कोई लाइट प्रोपोगेट करती है, जब कोई लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोपोगेट करती है तो उसमें दो फील्ड होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और जब भी ये लाइट ऑफ प्रोपोगेशन, यह प्रोपोगेशन कर रहा है, मतलब प्रोपोगेट कर रहा है। ठीक है, लाइट यहाँ जा रही है और दो फील्ड जनरेट हो रहा है, एक हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और लाइट का जो प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन है वह एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे देखो यह वाली उंगली हो गई लाइट ऑफ प्रोपोगेशन, यह क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, यह क्या हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो इनके बीच सब एंगल क्या है 90 डिग्री। तो कहने का क्या मतलब है, जब भी लाइट प्रोपोगेट करती है, एक्चुअली लाइट होता क्या है, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मतलब जब भी लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रोपोगेट करती है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है। अब ध्यान दो, होता क्या है, इस इलेक्ट्रिक नेचुरल फिनोमिनन है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और तब लाइट क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रोपोगेट करती है। तो जब भी लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान से प्रोपोगेट करती है तो सारा रोल किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब 90% रोल होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और 10% किसका रोल होता है, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है। तो हम इसको मैग्नेटिक फील्ड को क्या मान लेते हैं, निगलेक्ट मान लेते हैं, मतलब उसको हम नगण्य मान लेते हैं। तो मतलब कह सकते हैं प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के लिए कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। अब देखो, अब लाइट ऑफ प्रोपोगेशन, जैसे लाइट यहाँ से यहाँ चल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो देखो सब वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। जब यह वेक्टर ज़्यादा होगा
जब यह वेक्टर की लंबाई ज़्यादा होगी तो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का यह वेक्टर लंबा होगा तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब इसका वेक्टर कम होगा तो लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ रहा है। तो जब भी लाइट एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रोपोगेट करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर की लंबाई और चौड़ाई लंबाई जो होती है वह घटती बढ़ती रहती है। मतलब कभी ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी लाइट की ज़्यादा हो जाएगी, जब यह वेक्टर छोटा होगा तो इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर। क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर। ठीक है, तो देखो जो भी ऑर्डिनरी लाइट देखो मान लो प्रोपोगेट करे, ठीक है, तो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या होता है, वह हर डायरेक्शन में होता है, हर डायरेक्शन में होता है। बात समझ में आ रहा है। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर क्या होता है, हर डायरेक्शन में होता है, और इसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी लाइट। मेरी बात समझ में आ रहा है। वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन, दिस लाइट इज नोन एज ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मान लो यह खिड़की है, खिड़की पहले जंगला देखते थे, जंगला, अब इसी में इसको क्रॉस कराओ, इस लाइट को इसमें से पास कराओ, तो केवल जो ये खड़ी पाई है वही इसमें से क्रॉस करेगी, यह वाली लाइट क्रॉस नहीं करेगी। नहीं बात समझ में आ रहा है। जैसे मान लो ऐसे ऐसे कई प्रकार का तुम ले लिए, पेन में ले रहा हूँ, यह मान लो क्या है, यह ऑर्डिनरी लाइट है। ठीक है, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर सभी डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना ये, बोलो। अब इसको आप इसमें से पास कराओ, यह खिड़की है मान लीजिए, यह स्लिट है, इस स्लिट से जब आप पास कराओगे तो यह ब्लू और यह ब्लैक नहीं पास कर पाएगा, केवल ही क्रॉस करेगा। तो जो स्लिट से क्रॉस करेगा, मतलब जिस इलेक्ट्रिक वेक्टर का वाइब्रेशन केवल दो डायरेक्शन में हो जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जैसे देखो यहाँ मैं क्या करा था, यह हो गया वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर, सभी डायरेक्शन में है, और यह हो गया पोलराइज़र। ठीक है, पोलराइज़र में स्लिट है पतला सा, इस स्लिट से जो भी वेक्टर क्रॉस करेगा उसी को आप क्या बोलेंगे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नहीं समझ में आ रहा है। तो जिस कंपाउंड के पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। और जो राइट साइड में रोटेट करा देगा, पॉज करके छाप लीजिएगा, जो राइट साइड में रोटेट कराएगा उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट साइड में मतलब एंटी क्लॉकवाइज करेगा उसको क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। ठीक है, और डी और एल एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर होंगे। समझ में आ रहा है। अब देखो, हर बार तो हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास नहीं कराएंगे, तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करे, रोटेट कर दे, रोटेट करते आइदर डी फॉर्म मतलब क्लॉकवाइज या यल फॉर्म मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब वह कौन कौन से कंडीशन है कि जब वह कंपाउंड उस कंडीशन को फुलफिल करेगा तभी ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। तो पहला कंडीशन आप सब जानते हो, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब उससे कोई सिमेट्री पास न करे। ठीक है, दूसरा क्या है, कायरलिटी सेंटर। कायरलिटी सेंटर मतलब जैसे एक ही कार्बन से चारों ग्रुप क्या हो, डिफरेंट हो, तो वह कार्बन क्या कहलाएगा, कायरल कार्बन, और इस सेंटर को क्या बोलेंगे, कायरलिटी सेंटर। ठीक है, और कंपाउंड का मिरर इमेज बने, मिरर इमेज बने, लेकिन मिरर इमेज नॉट सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। मैं नोट्स में लिखा हूँ। ठीक है, जैसे देखो यह मान लो कंपाउंड है, ए है, इसके सामने हमने शीशा रखा तो इस ए का ऐसा ही ए बनेगा, यह जीरो है, इसके सामने हमने शीशा रखा, जीरो बनेगा। अब इस ए को उठा के इसके ऊपर रखोगे तो यह वाला ए इससे ढक जाएगा, तो मतलब सुपर इम्पोजेबल हो गया। इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो यह जीरो इस जीरो से ढक जाएगा। ठीक है, मिरर इमेज बन रहा है, लेकिन यह मिरर इमेज एक दूसरे के क्या है, सुपर इम्पोजेबल है। सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे यह ई है, यहाँ पर रखो शीशा, यह ई बनेगा, इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो क्या ठीक इसको यह ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनेंसियोमर। क्या बोलते हैं, इनेंसियोमर्स।
तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होने के 3 कंडीशन, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। नो प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब यह मान लो स्क्वायर है, इसको 20 से काटोगे तो 2 बराबर भागों में कट जाएगा, मतलब इसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो रही है, पास कर रही है। मेरी बात समझ में आ गया। यह मान लो कोई आकार है, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे, क्या 2 बराबर भागों में कटेगा, तो इसको कहेंगे नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट्स के हम एक इमेजिनरी लाइन पास करा रहे हैं, इमेजिनरी लाइन पास कराने से अगर 2 बराबर भागों में बट जाएगा तो उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, और अगर 2 बराबर भागों में नहीं बटेगा उसको क्या बोलेंगे, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब अगर कंपाउंड या तीनों कॉन्सेप्ट या तीनों कंडीशन अपने अंदर रखता है तो वह ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, मतलब वह प्लेन पोलराइज लाइट को आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या करेगा, रोटेट कर सकता है। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा कैरियलिटी सेंटर, अभी बताया हूं। तीसरा क्या है, वह इनेंशियोमर। इनेंशियोमर मतलब कंपाउंड हैज मिरर इमेज बट मिरर इमेज इज नॉट सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर, दिस कंडीशन इज नोन एज इनेंशियोमर। इज दैट क्लियर व्हाट आई एम से? आपको नोट्स मिल जाएगा, समझ में आ रहा है? मिटाऊं मैं, आगे बढ़ूं। अब देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको 2 चीज़ बताया गया था हल्का। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 स्ट्रक्चर था, स्क्वायर प्लेनर और क्या था, टेट्राहेड्रल, और क्या था, टेट्राहेड्रल। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या था, स्क्वायर प्लेनर था और टेट्राहेड्रल। तो पहला हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो याद रखिएगा, जब भी कंपाउंड स्क्वायर प्लेनर होगा तो वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से हम इमेजिनरी लाइन पास कर रहे हैं तो 2 बराबर भागों में क्या हो जा रहा, बट जा रहा। मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रॉस कर जा रही है, और जिस कंपाउंड से प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रॉस कर जाएगी वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। मतलब इट हैज़ नो एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मीन्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब आते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अब देखिए, टेट्राहेड्रल जो होगा वो अभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा लिगांड क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यह ए हो गया या बी सी हो गया, तो यहाँ पे कैरियलिटी सेंटर डिस्टर्ब हो गई, नो कैरियलिटी सेंटर। ठीक है, लेकिन वही टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा जिसमें चारों लिगांड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, ए बी सी डी। लेकिन यह कंडीशन रेयर है। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। केवल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में केवल एक जगह पॉसिबल है, कहाँ पर, जहाँ पर चारों लिगांड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो मतलब स्क्वायर प्लेनर्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, और टेट्राहेड्रल में केवल एक जगह पॉसिबल है, कहाँ पर, जहाँ पे चारों लिगांड क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ओनली सीन इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कंपाउंड मींस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सब मैं रीजन लिख दिया हूँ नोट्स में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बढ़ा जाए, बढ़ा जाए, कोई दिक्कत? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेट लिगांड होगा तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, मोनोडेंटेट में पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, पहला कॉम्प्लेक्स है एम ए का होल थ्राइस टाइप कॉम्प्लेक्स।
जितना आप बना रहे हैं उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मिरर रख दो, यह मिरर हो गया। यहाँ ए ए ए ए ए, ठीक है, यह होगा डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ये हमेशा क्या होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी डी फॉर्म। इसका मिरर इमेज देखो, उठा किस पर रखो, मिरर इमेज है लेकिन एक दूसरे से सुपर इम्पोजेबल हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यल फॉर्म। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसका एग्जांपल देखो, यहीं मिटा दे रहा हूँ, एग्जांपल बना दे रहा हूँ। इसी का एग्जांपल बहुत पूछा, ये CO का होल थ्राइस पे +3+ का डी और लेयर ऑप्टिकल आइसोमर बनाइए, कुछ नहीं करना है। हाई EN हो गया, हाई EN हो गया, हाई EN हो गया, क्या हो गया, डी फॉर्म हो गया। अखड़ से इसका मिरर इमेज बना दो, ये क्या हो गया, यल फॉर्म, हैप्पी बर्थडे हो गया। यहाँ पर कोबाल्ट फरिया रहा है, बन जाएगा। चलो आओ दूसरा देखो, ज़्यादा पढ़ने से कुछ होता नहीं है, कम पढ़ो। पढ़ लिख के क्या करोगे, जॉब करोगे, और नहीं पढ़ोगे तो मालिक बनोगे। लेकिन पढ़ो यार, सब फ्री ऑफ कास्ट है, पढ़ो, बिंदास पढ़ो। दूसरा देखो, यम ए का होल ट्वाइस x2, या इसको इस तरह भी लिख सकते हो, यम ए का होल ट्वाइस XY। x2 मतलब मोनोडेंडेट, यहाँ पर XY डिफरेंट है। ठीक है, यह भी मोनोडेंडेट ही है, बहुत सिंपल है, टेंशन ना लो। यम यहाँ पर XY रख दो, XX रख दो, यह क्या हो जाएगा, डी फॉर्म। मिरर रखो, ये क्या होगा, X यह क्या हो जाएगा, यल फॉर्म। और XY रहेगा तो यहाँ पर X रखे हो तो यहाँ पर Y रख देना, यहाँ पर Y रख देना, दोनों सेम है। क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पर डी फॉर्म हो गया, यहाँ पर यल फॉर्म हो गया, यह क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब इसका ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा, 3 आइसोमर बनेंगे, देखो कैसे, यम यह मिरर हो गया, उठा के इसके ऊपर रखो, सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर। तो सुपर इम्पोजेबल टू ईच अदर, तो यह क्या हो जाएगा भैया, बोलो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसके 2 आइसोमर, एक तो ऑप्टिकली एक्टिव डी और एल बन गए, 3 आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव, एक क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि अगर इस तरह अरेंजमेंट कर रहे हैं तो इसका सुपर इम्पोजेबल इमेज बनेगा। इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो एक दूसरे के सुपर इम्पोजेबल होगा, मतलब एनेंसियोमर नहीं होगा, तो ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। समझ में आ रहा है। और जब XY होगा तो यहाँ पर X रख दो, यहाँ पर Y, सब कुछ सेम हो जाएगा। एक एक जगह Y रख दोगे तो यह वाला हो जाएगा। एग्जाम्पल बहुत से हैं, मैं बनाया भी हूँ, PTCl2 का होल ट्वाइस प्लस, ये पूछा हुआ है सब BSc इंटर में। बढ़ूँ आगे, हैप्पी बर्थडे हो गया। बेटा ये सब सबको शेयर कर दिया करो यार, बहुत बच्चे दूर दराज के परेशान हैं, जिनके गार्जियन फीस देने में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इस उन लोगों के लिए प्लीज़ बच्चों, ठीक है, सबकी मदद करिए आप लोग, और बाहर थोड़ा कम निकलिए। तीसरा देखो, AA X2
Y2 टाइप कॉम्प्लेक्स। कुछ नहीं, फट से बना दो, फट से बनाना है, ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। यही 3 प्रकार कॉम्प्लेक्स है। हो गया मिरर, हो जाएगा। ये वाला यहाँ चला जाएगा, बोलो, और इसका कोई टेंशन ही नहीं है। उठा के रख दो, मिरर इमेज होगा लेकिन नॉट सुपर इम्पोजेबल। तो ये क्या हो जाएगा, डी फॉर्म, और ये क्या हो जाएगा, EL फॉर्म। समझ में आ रहा है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है? इसका भी बहुत से एग्जाम्पल हैं। PT Cl2 NH3 का होल ट्वाइस En पे प्लस हो जाएगा, यहाँ En हो जाएगा, यहाँ Cl हो जाएगा, यहाँ NH3 ठीक है। तो यह बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आज मैंने पूरा डिटेल बता दिया। क्यों स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स शो नहीं करता है, क्यों टेट्राहेड्रल शो नहीं करता है, ऑप्टिकल कौन ऑक्टाहेड्रल ही शो करता है, बात समझ में आ गया। इस पर शॉर्ट नोट्स भी आता है, यूपी बोर्ड में बहुत इस पर सवाल आता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बन जाएगा। इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, चाहे वह जैम हो, चाहे जेई हो, चाहे नेट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। यहाँ हो गया। अब इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट होगा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। उस वीडियो को मत छोड़ना, क्योंकि उस वीडियो से बेटा, उस टॉपिक से आपको 9 नंबर का सवाल आएगा। किससे? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, केमिकल बॉन्डिंग वाला नहीं है, यह बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन का है। इससे बेटा 9 नंबर का आता है। अगर इसको छोड़ दोगे तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। 9 क्या, हमको तो 12 नंबर भी चला जाता है, 9 से 12 होगा, ठीक है। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा दूंगा तो BSc सेकेंड ईयर का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। इंटरमीडिएट और थर्ड ईयर का नहीं, BSc सेकेंड ईयर का, ठीक है। MP सिंह केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिलता है ना कि बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।